दोस्तों, दुनिया का एक खुशहाल देश यूक्रेन आज खुशहाल नहीं है। वहां पर युद्ध छिड़ा है और वहां की जनता तबाही के मंजर देख रही है और दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पर दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अभी हालात इतने खराब नहीं हुए हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज से लगभग 108 साल पहले केवल एक आदमी की मौत से पहला विश्व युद्ध छिड़ चुका था। जरा सोचिए दोस्तों कि आज दुनिया में लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक किसी इंसान का खून सस्ता नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन क्या किसी इंसान का खून इतना भी महंगा हो सकता है कि उसके लिए 2,41,17,800 लोगों का खून बहा दिया जाए? यकीनन दोस्तों आपका जवाब होगा ना, लेकिन इतिहास में ऐसा हुआ है। तो आइए जानते हैं दोस्तों पहले विश्व युद्ध की कहानी। चलिए दोस्तों, घड़ी के कांटों को उल्टी दिशा में घुमाकर चलते हैं लगभग 108 साल पहले। तब दुनिया में किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि ऐसा युद्ध भी हो सकता है जिसमें सारे देश कूद जाएं। लेकिन दुनिया ने वो युद्ध भी देखा और उस युद्ध की तबाही भी देखी। बात है 1914 के दौर की। तब दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक था सेंट्रल पावर और दूसरा गुट था अलाइड पावर। सेंट्रल पावर के अंदर थे ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। अलाइड पावर के अंदर थे ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, यूएसए। और पूरी दुनिया में मॉडर्न आर्मी कंसेप्ट लाया जा रहा था, यानी कि दुनिया के सारे देश मॉडर्न हथियार प्रोड्यूस कर रहे थे और इन सारे ताकतवर देशों में होड़ मची हुई थी अफ्रीका पर कब्जा करने की और वहां कॉलोनियां बसाने की। इसे स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा जाता है। तभी लगी वो चिंगारी जिसने एक भीषण का आग का रूप ले लिया और उस आग की चपेट में लगभग पूरी दुनिया आ गई। जिस चिंगारी की हम बात कर रहे हैं वो है 28 जून 1914 को होने वाला एक असैसिनेशन, यानी कि एक हत्याकांड, जिसको अंजाम देने वाला था एक 19 साल का आम नौजवान जिसका नाम था गैब्रिलो प्रिंसेप। लेकिन यहाँ पर जिसकी हत्या हुई थी वो कोई आम शख्स नहीं था। वो शख्स था उस वक्त के ऑस्ट्रियो हंगेरियन साम्राज्य का उत्तराधिकारी। जिस जमी पर वो मौत के घाट उतार दिया गया वो उस सरजमी का होने वाला राजा था। नाम था आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड। इस घटना के बाद एक ऐसा युद्ध छिड़ गया जो कि 4 साल तक चला। एक ऐसा युद्ध जिसमें कई सैकड़ों सालों से चले आ रहे साम्राज्यों को दफन कर दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें मौत के आंकड़े लाखों में नहीं करोड़ों में थे। इस युद्ध को नाम दिया गया ग्लोबल वॉर, ग्रेट वॉर, एंड ऑफ ऑल वॉर्स, यानी कि एक ऐसा युद्ध जो सारे युद्धों को खत्म कर देगा। जब लोगों ने इस युद्ध की तबाही देखी तो उनको लगा कि इतना भयावह युद्ध तो दोबारा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब 20 साल के बाद दोबारा ऐसा ही महायुद्ध हो गया तब इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वॉर 1 किया गया। दोस्तों, बेशक ये विस्फोट एक महज चिंगारी से शुरू हुआ, लेकिन केवल एक चिंगारी इतना भयावह विस्फोट नहीं कर सकती। ये चिंगारी जब बारूद के ढेर पर जाकर गिरी तब जाकर विस्फोट हुआ। जिस बारूद के ढेर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है यूरोप की बाल्कन कंट्रीज, जिसमें आते हैं दोस्तों यूरोप के सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, स्लोवानिया देश। अब जानते हैं दोस्तों कि ये इलाका बारूद के ढेर में कैसे तब्दील हुआ। दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहे हैं तो हमें बाल्कन कंट्रीज को अच्छे से समझना होगा। जिस तरह से अभी हो रहे रसिया यूक्रेन विवाद की जड़ नेटो को माना जा रहा है, ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 1 की जड़ इन बाल्कन कंट्रीज को माना जाता है। दोस्तों, इन बाल्कन कंट्रीज में जो भी देश आते हैं वो न सिर्फ ज्योग्राफिकल कनेक्टेड हैं बल्कि वो इमोशनली भी कनेक्टेड हैं। यहाँ पर लोगों की जो नस्ल निवास करती है उसको कहा जाता है स्लैब्स, यानी कि स्लोवेनियाई भाषा बोलने वाले लोग। इसीलिए इन लोगों ने बहुत बार साउथ स्लेविक नेशन की डिमांड भी की है। बहरहाल अपनी कहानी पर आते हैं दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे यूरोप का नक्शा कुछ इस तरह से दिखता था। बिल्कुल सेंट्रल में है एक बड़ा सा ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जिसके ऊपर है जर्मन एम्पायर। बगल में है फ्रांस रिपब्लिक, इसके ऊपर है ब्रिटिश एम्पायर, और जहां पर आज रशिया है वहां था रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर के नीचे है ऑटोमन एम्पायर, जो कि आज के टाइम पे तुर्की का इलाका है।
दोस्तों, हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं सन 1877 से। 15वीं शताब्दी की सबसे ताकतवर रियासत रही खिलाफत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर अब कमजोर हो चुकी थी। बाल्कन कंट्रीज जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर आती थी, इनमें विद्रोह होना शुरू हो गया। ये कंट्रीज डिमांड कर रही थी कि हमें इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनाया जाए और सन 1878 में जंग होती है बिटवीन रशियन एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर, और इसी जंग के दौरान बुल्गारिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। और उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है बिटवीन रशियन एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर, जिस ट्रीटी का नाम है द ट्रीटी ऑफ बर्लिन। इस ट्रीटी में बोस्निया और हर्जेगोविना का एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया जाता है इसी के पास के एम्पायर ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को। लेकिन इस ट्रीटी के हिसाब से कंट्रोल अभी भी इन पर ऑटोमन एम्पायर का ही था, जब तक कि ये खुद स्वतंत्र राष्ट्र बन के न उभरे। लेकिन हुआ इसका जस्ट अपोजिट। बोस्निया के स्लाविक्स लोग 400 साल के ऑटोमन राज से इतना दुखी नहीं हुए थे जितना कि कुछ ही सालों में ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर ने दुखी कर दिया। इन्होंने फिर से प्रोटेस्ट शुरू किया। बात है 1908 की। बोस्निया के लोग आज़ादी चाहते थे। तब ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने रूस से बात की कि हम बोस्निया पर पूरी तरह से कब्जा कर लें, आपको कोई दिक्कत? तब रशियन एम्पायर बोला, कर लो कब्जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदले में हम भी इस्तांबुल के अंतर्गत आने वाले स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस पर कब्जा करेंगे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों में डील पक्की हो गई। लेकिन दोस्तों, जैसे 1909 में ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने कब्जा किया बोस्निया के ऊपर, तब बोस्निया का पड़ोसी देश सर्बिया और रूस का भी वो इलाका जहां स्लाविक्स लोग रहते थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया ऑस्ट्रियो हंगेरियन साम्राज्य के खिलाफ। उनको ये लगा कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन साम्राज्य केवल बोस्निया पर ही कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि वो कब्जा कर रहा है स्लाविक्स लोगों की इंटीग्रिटी पर। तब साल 1909 में ऑस्ट्रियो हंगेरियन साम्राज्य ने सोचा कि छोटा सा देश सर्बिया बहुत उचक रहा है, क्यों ना जैसे बोस्निया पर कब्जा किया है ऐसे ही सर्बिया पर भी कब्जा कर लिया जाए। और ऑस्ट्रियो हंगेरियन साम्राज्य को पंप दे रहा था जर्मन एम्पायर कि कर लो कब्जा, हम बैठे हैं। सर्बिया भी सीक्रेटली बात कर रहा था रशियन एम्पायर से कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। रशियन एम्पायर सर्बिया के सपोर्ट में आया और रशियन एम्पायर फ्रांस को भी साथ में लेना चाहता था, लेकिन फ्रांस ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे यहाँ तो कोई स्लाविक्स रहता नहीं है, हमें स्लाविक्स लोगों से कोई मतलब नहीं। तब उस वक्त यह युद्ध कुछ वक्त के लिए टल गया। टाइम के साथ साथ बोस्निया में प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए। लोगों को लगने लगा कि अब तो लड़कर ही आज़ादी ली जा सकती है। तब कुछ रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक था ब्लैक हैंड्स ग्रुप, जिस शख्स की हमने वीडियो की शुरुआत में बात की, गैब्रिलो प्रिंसेप, वो इसी ग्रुप का मेंबर था। फाइनली आया 24 जून 1914। तब ऑस्ट्रियो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया के सरायोव इलाके पर सफर में निकले और वहीं पर उन्हें उस नौजवान ने गोली मार दी। तब होना क्या था, बारूद के ढेर में चिंगारी लग चुकी थी। ऑस्ट्रियो महाराज ये खबर सुनकर तिलमिला उठा और उसने तुरंत सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया के सपोर्ट में आया रशियन एम्पायर और इस बार फ्रांस भी। वहीं ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के सपोर्ट में आया जर्मन एम्पायर, और रशियन एम्पायर से दुश्मनी होने के कारण ऑटोमन एम्पायर भी इसी ग्रुप में आ गया। इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स चैन बन गई। बाद में इसमें ब्रिटिश एम्पायर भी कूद पड़ा और 1917 में यूएसए भी इसी युद्ध में कूद पड़ा। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, बचाने आया रशिया और फ्रांस। ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के साथ में पहले से ही था जर्मन एम्पायर, और रशिया से दुश्मनी होने के कारण आ गया ऑटोमन एम्पायर। ये सब इस युद्ध में आकर इंटरकनेक्टेड हो गए। लेकिन दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन, उसे ना तो स्लैब्स से मतलब था, ना ही रशिया और फ्रांस से। वो इस युद्ध में कैसे आया? तो इसे जानने के लिए हमें उन सीक्रेट ट्रीटीज पर रोशनी डालनी होगी जो उस समय इन देशों ने सीक्रेटली कर रखी थी। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल अलायंस, जिसमें आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ये ट्रिपल अलायंस 1882 में बना था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इटली इस अलायंस का हिस्सा था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इटली ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने के बजाय फ्रांस और रशिया का साथ दिया था।
इसी कैटेगरी में हमारी दूसरी ट्रीटी आती है दोस्तों, ट्रिपल एंडेंट, जिसमें आते हैं रसिया, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों जिन ट्रीटीज की हमने बात की वही आगे चलकर सेंट्रल पावर और अलाइड पावर में बदली, और इस तरह से दोस्तों एक बहुत ही भीषण का युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ये कार्टून काफी फेमस हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में उलझे हुए हैं, जबकि असली लड़ाई सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के बीच में है। वहीं दूसरी ओर ये चार्ट हमें बताता है कि कौन सा एरिया सेंट्रल पावर का है और कौन सा एरिया अलाइड पावर का है। दोस्तों इस चार्ट को देखकर हम पहले ही समझ सकते हैं कि अलाइड पावर का एरिया काफी बड़ा है, इसलिए इनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सेंट्रल पावर में 4 कंट्रीज थी। पहली जर्मन एम्पायर, दूसरा ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, तीसरा ऑटोमन एम्पायर और चौथा और सबसे छोटा पावर बुल्गारिया। भले ही इस युद्ध को ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने शुरू किया, लेकिन अब इसमें सक्रिय भूमिका में आ चुका था जर्मन एम्पायर। जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला किया, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा, और जर्मनी ने ही रसिया को पूर्वी मोर्चे पर बुरी तरह हराया, यहाँ तक कि इस मोर्चे में रूस के 3 लाख सैनिक शहीद हुए। दूसरी ओर ओटोमन एम्पायर ने सुएज कैनाल पर हमला कर दिया, क्योंकि सुएज कैनाल जोड़ती थी ब्रिटिश आइलैंड्स को इंडिया और बाकी पूर्वी देशों से। लेकिन दोस्तों ये अटैक अनसक्सेसफुल हुआ और ब्रिटिश आर्मी ने बचा लिया सुएज कैनाल को। माना जाता है दोस्तों अगर ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में ये इलाका आ जाता तो ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 हार सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई 1917 में, क्योंकि जर्मनी ने अमेरिका के पैसेंजर शिप्स पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि 1914 में अमेरिका ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम इस यूरोप के झगड़े में नहीं पड़ेंगे, लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि जर्मनी हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, तो अमेरिका की भी 1917 के अंदर इस वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री हो गई। अब आता है दोस्तों साल 1918। अब तक युद्ध चले 4 साल हो चुके हैं। दोस्तों जर्मनी ने रशिया को हरा दिया और यहाँ पर आर्मिस्टिस होता है बिटवीन जर्मन आर्मी एंड रशियन आर्मी। दोस्तों हम बिल्कुल क्लियर करते हैं कि आर्मिस्टिस और सरेंडर 2 अलग अलग चीज हैं। आर्मिस्टिस होता है जब 2 आर्मी बैठकर फैसला लेती है कि अब हमें युद्ध नहीं लड़ना, जबकि सरेंडर होता है कि एक आर्मी बिल्कुल ही कमजोर हो चुकी है, तब वो आर्मी हार मान लेती है और युद्ध से बाहर हो जाती है। तो दोस्तों रशिया 1918 में इस वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर हो चुका था। फिर आती है तारीख 15 सितंबर 1918। बुल्गारिया पर ब्रिटिश आर्मी कब्जा कर चुकी थी और वहां पर भी आर्मिस्टिस हो चुका था। दोस्तों बुल्गारिया बहुत छोटा देश था, लेकिन ये कड़ी था ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के बीच। जब ये कड़ी टूटी तो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर की हिम्मत भी टूट गई। 30 अक्टूबर 1918 को ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश आर्मी के बीच में भी आर्मिस्टिस हो गया, और 1 महीने बाद ही 4 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने भी आर्मिस्टिस कर दिया। अब बचा था दोस्तों जर्मन एम्पायर और पूरी दुनिया। जर्मनी को बिल्कुल यकीन हो गया था कि इस युद्ध को तो हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। फिर होना क्या था दोस्तों, ठीक 7 दिन बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया अलाइड पावर्स के सामने, और यही वो वक्त था 11 नवंबर 1918 जब पहला विश्व युद्ध ऑफिशियली एंड हो गया। तो दोस्तों पहले विश्व युद्ध की कहानी यही तक थी। थैंक यू गाइस।